बहुत हो गया इजराइल का जुल्म, अब हम चुपचाप तमाशा नहीं देख सकते। दोस्तों, ये बात मैं नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कही है। तो क्या इजराइल के खिलाफ तुर्की फौज मैदान में उतरेंगे? और सीरिया में तुर्की के रक्षा मंत्री ने किसे धमकी दी है? सब कुछ आपको बताएंगे। अगली खबर में आपको बताएंगे अफगानिस्तान में भयानक भूकंप के बाद कतर ने उठाया बड़ा कदम, शुरू किया हवाई राहत अभियान, हजारों लोगों को मिलेगी मदद, टीम भी पहुंच गई अफगानिस्तान। और साथ में आपको बताएंगे ईरान को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। परमाणु हथियार बनाने से बस एक कदम दूर थे ईरान, सामने आया रिपोर्ट। और इसी के साथ रूस, चीन, उत्तर कोरियाई नेता की तिकरी ने अमेरिका की उड़ाई थी नींद। ट्रंप ने कहा था यह हमारे खिलाफ साजिश है। अब इस पर चीन की तरफ से सख्त बयान आया है। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, क्या तुर्की इजराइल के खिलाफ अपने फौज को मैदान में उतारेंगे? क्या इजराइल के जुल्म के मशीन को रोकने उतरेंगे तुर्की? क्योंकि दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति ने ऐसा बयान दिया है जो काफ़ी अहम है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बुधवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर हमला बोला और उन्हें काफिर और तानाशाह करार दिया। उन्होंने साफ कहा कि मुस्लिम उम्मा अब गाजा में हो रहे जुल्म पर खामोश तमाशबीन नहीं रह सकती। तुर्की मीडिया डेली सभा के मुताबिक अंकारा में मिलादुन नबी की वीक की शुरुआत पर भाषण देते हुए एर्दोगान ने कहा, जहां भी दुनिया में कोई मुसलमान है, हमारा दिल, हमारा दिमाग और हमारी रूह उसके साथ है। मुसलमान एक शरीर के हिस्सों की तरह है, जैसे कंघी के दांत, जैसे ईंटें एक दीवार में। यही वजह है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम गाजा के साथ हैं और नेतन्याहू जैसे तानाशाह उस काफिर के जुल्म को चुपचाप नहीं देख सकते। उन्होंने आगे कहा, अगर आधा दिल हमारा यहाँ है तो आधा गाजा, फिलिस्तीन, यमन, सूडान और अफगानिस्तान के जख्मी मुसलमानों के साथ है। हमारी दुआओं में हम हर मजलूम को याद करेंगे। हम उनके लिए आसमान की तरफ हाथ उठाएंगे और अपनी सजदे की चादरें आंसुओं से भिगो देंगे। एर्दोगान ने भरोसा दिलाया, हम ना मायूस है, ना होंगे, ना निराश है, ना होंगे। हमारी सरजमीन पर जितना भी जुल्म, नाइंसाफ़ी और बेरहमी हो, हम कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, एर्दोगान का भाषण तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे हैं कि इस तरह का भाषण देने से सिर्फ क्या होगा? क्या सिर्फ सजदे में रोने से फिलिस्तीन आज़ाद हो जाएंगे या कुछ करना पड़ेगा? एर्दोगान ने एक अहम बात यहाँ पर कही है कि हम तमाशबीन नहीं रह सकते। मतलब इजराइल जो हरकत कर रहा है उसे चुपचाप नहीं देख सकते। अब देखना यह है कि क्या तुर्की कोई कदम उठाएगा, क्योंकि तुर्की चाहे तो इजराइल को आसानी से रोक सकता है, क्योंकि तुर्की के पास ताकतवर एयरफोर्स से लेकर ताकतवर ज़मीनी सेना भी मौजूद है और सीरिया से आसानी से वो अपना पावर दिखा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज यानी एसडीएफ, जिसमें ज़्यादातर कुर्द लड़ाके शामिल हैं, उनको कड़ा चेतावनी दी। मंत्रालय ने कहा कि एसडीएफ को तुरंत सीरियाई सेना में शामिल होना चाहिए और ऐसे सभी कदम व बयान छोड़ देने चाहिए जो देश की एकता को नुकसान पहुंचाते हैं। तुर्की रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा कि एसडीएफ बार बार अपने किए वादों से पीछे हट रही है। मंत्रालय ने इसे न सिर्फ सीरिया की एकता बल्कि तुर्की की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बताया। तुर्की ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सीरिया को हर तरह की मदद देगा, चाहे वो स्थिरता के लिए हो या तुर्की की सुरक्षा के लिए। मंत्रालय ने अपने बयान में दो टूक कहा, कथित आतंकवादी संगठन एसडीएफ को सीरियाई सेना में विलय करना होगा और देश की एकता को चोट पहुंचाने वाले हर काम और बयान से बाज आना होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कतर ने अफगानिस्तान में जबरदस्त तबाही मचाने वाले भूकंप के बाद एक बड़ा इंसानी मदद का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कतर ने अफगानिस्तान के लिए एयर ब्रिज यानी हवाई राहत अभियान छेड़ा है ताकि वहां के लोगों की मदद की जा सके। कतर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के निर्देश पर बुधवार को 4 सैन्य विमान राजधानी काबुल पहुंचे। इन विमानों में 2 फील्ड हॉस्पिटल, खाने पीने का सामान, दवाइयाँ और राहत सामग्री शामिल थी। ये मदद कतर फंड फॉर डेवलपमेंट की ओर से दी गई है, जिससे लगभग 11,000 लोग लाभान्वित होंगे, यानी इससे 11,000 लोगों को मदद मिलेगी। ये राहत सामग्री कतर की उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है जिसके जरिए वो भूकंप से तबाह अफगान जनता के दुख दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा है।
इस मौके पर कतर का आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल भी काबुल पहुंचा, जिसकी अगुवाई स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन मरियम बिन्त अली अल मिसनद ने की। उनके साथ कतर की सेना, विदेश मंत्रालय, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया और कतर इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू टीम के लोग भी शामिल थे। ऐसे में ये तालिबान सरकार के लिए राहत की खबर है। दरअसल ताज़ा आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक रविवार को आया 6 तीव्रता का भूकंप अफगानिस्तान के पूर्वी इलाकों में कहर बनकर टूटा। अब तक 1457 लोगों की मौत हो चुकी है और 3394 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। सबसे ज़्यादा तबाही कुनार प्रांत में हुई, जहां हजारों घर मलबे में तब्दील हो गए। रिपोर्ट से कहती है कि इस भूकंप ने 6700 से अधिक मकान पूरी तरह तबाह कर दिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान परमाणु बम बनाने से बस एक कदम दूर था। ये बड़ा दावा किया है संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA ने। रिपोर्ट के मुताबिक 13 जून को इजरायल के सैन्य हमले से ठीक पहले ईरान ने अपने पास हथियार ग्रेड के बेहद नज़दीकी स्तर तक संवर्धित यूरेनियम का जखीरा बढ़ा लिया था। वियना स्थित IAEA की रिपोर्ट के अनुसार 13 जून तक ईरान के पास 440.9 किलोग्राम यूरेनियम 60% तक संवर्धित हालत में मौजूद था। ये मई की तुलना में करीब 32.3 किलोग्राम ज्यादा है। दोस्तों, एजेंसी का दावा इसलिए बड़ा है कि क्योंकि परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% तक संवर्धन की जरूरत होती है और 60% वाला स्तर उससे बस एक छोटा सा कदम दूर है। एजेंसी की रिपोर्ट से कहती है कि ये आंकड़े ईरान की ओर से उपलब्ध कराए गए डाटा 17 मई से 12 जून के बीच हुई एजेंसी की जांच और पुराने ऑपरेशनों के आधार पर तैयार किए गए अनुमान पर आधारित है। IAEA का यह भी कहना है कि जून में इजरायल और अमेरिका की बमबारी के बाद प्रभावित परमाणु साइट्स पर अब तक जांच बहाल नहीं हो पाई है। युद्ध के बाद सिर्फ बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट की जांच की जा सकी, जो रूस की तकनीक की मदद से चलता है। IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी ने साफ कहा है कि निरीक्षण की पूरी बहाली के लिए तकनीकी व्यवस्था तुरंत पूरी होनी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि सुरक्षा कारणों से युद्ध के दौरान निरीक्षकों की वापसी जरूरी थी, लेकिन उसके बाद ईरान का सहयोग बंद करना गंभीर और अफसोसनाक है। IAEA का कहना है कि 13 जून से अब तक वो कोई भी फील्ड एक्टिविटी नहीं कर पाया है, जिससे ये जांची जा सके कि ईरान का स्टॉक कितना बदला है। एजेंसी के अनुसार सिर्फ 42 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम अगर 90% तक ले जाया जाए तो एक परमाणु बम बनाने के लिए काफ़ी है। IAEA ने चेताया कि 2 महीने से ज़्यादा वक्त से ईरान के पास मौजूद इस खतरनाक स्टॉक पाइल की कोई स्वतंत्र जांच नहीं हुई और ये स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चीन ने साफ शब्दों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजिंग की विक्ट्री डे परेड में चीन, रूस और उत्तर कोरिया के नेता मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे थे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस परेड का मकसद सिर्फ इतिहास को याद करना, शहीदों को सम्मान देना, अमन की कदर करना और बेहतर भविष्य की तरफ देखना था। चीन के किसी भी देश से रिश्ते कभी भी किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं रहे। दोस्तों, बुधवार को बीजिंग में चीन की दूसरे विश्व युद्ध में जीत की 80वीं वर्षगांठ पर आयोजित इस विशाल सैन्य परेड में 26 देशों के नेता शामिल हुए, जिनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग भी मौजूद थे। ट्रंप ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया ऐप पर आरोप लगाया था कि पुतिन, शी और किम अमेरिका के खिलाफ मिलकर साजिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे विश्व युद्ध में चीन की जंग में कई अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और उनकी बहादुरी को याद रखा जाना चाहिए। रूस ने भी ट्रंप के आरोप को तुरंत खारिज किया। क्रेमलिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा, किसी ने कोई साजिश नहीं की, किसी ने कोई प्लॉट नहीं बनाया, यहाँ तक कि तीनों नेताओं के दिमाग में भी ऐसा कुछ नहीं था। चीन की तरफ से गुओ जियाकुन ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन तमाम देशों और दोस्तों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने चीन की आक्रामकता के खिलाफ जंग में मदद की। लेकिन मामला यही नहीं रुका। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने बुधवार को चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया को तानाशाही गठबंधन बताया था। इस पर चीन ने पलटवार करते हुए कहा कि कलासा के बयान नफरत से भरे हुए और इतिहास की बुनियादी समझ से खाली है। गौरतलब है कि ट्रंप पहले भी रूस, चीन और उत्तर कोरिया के नेताओं की शासन शैली की तारीफ करते रहे हैं और उन्हें अपने बराबर मानते हैं।
तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।